जय हिंद गाइस। आज हम बात करेंगे जो उत्तराखंड हाई कोर्ट में पद आ रखे हैं। एआरओ के पद आ रखा है, टाइपिस्ट का पद आ रखा है। तो इस तरह से जो पद आ रखे हैं और ये पद हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो आइए कुछ जानकारी देख लेते हैं। ऑलरेडी इसमें काफ़ी लेट हो चुका है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 जनवरी की है। आज 18 जनवरी है, तो काफ़ी कम दिन रह गए हैं आप लोग के पास। और जो भी फॉर्म भरेगा उनके लिए मैं कुछ जो इसमें बताया गया है, जिन बातों का आपने ध्यान देना है, उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिएगा, जो प्रकाशन इसका 31 दिसंबर को हो चुका है। लास्ट डेट इसकी 20 जनवरी की है। और आपने क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो आप संशोधन करना चाहते हैं, कभी कभी गलती हो जाती है ऑनलाइन में हमसे, तो उसमें संशोधन आप कर सकते हैं 26 जनवरी तक। 26 जनवरी से 4 फरवरी तक, माफ़ कीजिएगा, 26 जनवरी से 4 फरवरी तक। अब देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। राइट, कभी कभी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ पता नहीं होता, जानकारी का अभाव हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, इसमें जो आपके जो पेपर होंगे, चाहे कोई भी पद हैं, इसमें 4 पद हैं इसमें, अभी हम आगे चल के उसमें चर्चा करेंगे। तो उसमें प्री और मेंस होगा आपका, एक प्रारंभिक होगा और एक मुख्य परीक्षा होगी। और जो प्रारंभिक होगी वो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, और जो मेंस होगी वो आपकी लिखित होगी। ठीक है, सब्जेक्टिव होगी। और जो आपके जो प्री में एक क्वालिफाइंग मार्क्स आने चाहिए आपके, जिससे आप मेंस में पहुंच जाए। फिर मेंस आप जब क्वालिफाई करेंगे तो आपको जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस होगा। राइट, आगे लिखा गया है कि जो हमारा प्री होगा, राइट, और जो मेंस होगा उससे संबंधित जो आपके सेंटर्स होंगे वो भी आपको बता दिए जाएंगे। और जो टंकण होगा, बहुत सारे जैसे टाइपिस्ट है, उसमें आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा, टंकण परीक्षा होगा, वो यहाँ पर साफ बताया गया है कि वो ज्ञानोदय लैब में आयोजित किया जाएगा। और ज्ञानोदय लैब कहाँ है? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में किया जाएगा, जो कि आपके हरिद्वार में है। आगे देखते हैं। जो आपको समझने वाली बात है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि जब भी आपका पेपर होने वाला होगा तो उसका जो एडमिट कार्ड के बारे में आपको सूचित किया जाएगा। राइट, सूचित किया जाएगा। अब कैसे सूचित किया जाएगा, ऐसा हमने नहीं समझना है कि हमें इंडिविजुअली बताया जाएगा। हो सकता है नहीं बताया जाए, परंतु यहाँ पर ये है कि समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट से प्रसारित की जाएगी। राइट, तो हमें अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके पास जो प्रमाण पत्र होता है, आपको पता ही है कि जो अथॉरिटी होती है जो राज्य बनाती है, तो राज्य की जो अथॉरिटी आपको 1 साल के लिए EWS आपका जो प्रमाण पत्र होता है वो देती है। उसकी कहीं ना कहीं जो वैधता है वो आपके जो अंतिम है, इसका अंतिम जब तक आप भर सकते हैं, यानी कि 20 फरवरी जो आप भर सकते हैं, 20 जनवरी माफ़ कीजिएगा, 20 जनवरी जो आप भरेंगे फॉर्म अपना, तब तक वैध होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाला जो सर्टिफिकेट है वो आपका 1 जनवरी को ही क्या हो गया, लैप्स हो गया। आपका वो उसकी वैलिडिटी कब तक होनी चाहिए, इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 20 जनवरी। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, आपका जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला सर्टिफिकेट है। आगे क्या है कि ऑब्वियसली यहाँ पर लिखा गया है कि अगर कोई भी विद्यार्थी जो होता है उसने कुछ डिस्क्रिपेंसी करी है, मतलब कुछ अपने डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ करी है, कुछ गलत बताया है, तो उसको ये कतई ना समझा पाए कि अगर उसने प्री निकाल दिया है और मेंस निकाल दिया है और उसका जब अंतिम में चयन हो गया तो उसका कुछ नहीं होगा। अगर बाद में भी पता चला कि वो कहीं ना कहीं उसने झूठ बोला है, तो वहाँ पर क्या होगा कि उसका जो नियुक्ति है वो निरस्त कर दी जाएगी। साफ बता दिया गया है आयोग के द्वारा। अब इसमें बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु जो शुल्क है वो जमा करना पड़ेगा। देखिए, आप प्रारंभिक देंगे, उसके बाद अगर आपका प्रारंभिक जो है वो क्लियर हो जाता है, फिर मेंस के लिए आपने फ़ीस भरनी है। और जो भी डेट आएगी मेंस के लिए, उस डेट के अनुसार आपने उससे पहले पहले आपने लास्ट डेट से पहले पहले आपने फ़ीस भर देनी है। अगर आप परीक्षा शुल्क नहीं भरेंगे मेंस का, तो तब भी आपका जो नियुक्ति है, जो आपको, ऐसा आप ये नहीं कह सकते कि आपने मेंस की फ़ीस नहीं भरी और बाद में आप ये कोर्ट में चले गए हैं कि मेरे को मेंस में नहीं लिया जा रहा है क्योंकि मैंने प्री निकाला। ऐसा नहीं, प्री के बाद भी आपने मेंस के लिए फ़ीस भरनी है और उस फीस को आपने तय सीमा से पहले पहले भर देना, जो भी दिया जाएगा आयोग के द्वारा, तभी आप मेंस में बैठ सकते हैं। राइट, यानी कि मेंस में बैठने का एक ही आधार नहीं हो सकता कि आपने प्री निकाला है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कुछ हमारा जो दिव्यांग लोग हैं उनसे संबंधित क्या है, जो LV मतलब होता है लेफ़्ट विजन, लो विजन मतलब लो विजन, कम जो कम देख पाते हैं उनको LV कहते हैं। B मतलब ब्लाइंड, जो बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। और OA होता है मतलब एक जिनका एक हाथ जो होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, एक हाथ में दिक्कतें होती हैं, यानी कि एक ही हाथ से वो काम कर पाते हैं। तो याद रखिएगा, LV मतलब लो विजन, B मतलब ब्लाइंड, OA मतलब इसमें एक हाथ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो यहाँ पर क्या है कि इन सभी को
जब कंप्यूटर संचालन परीक्षा होगी, कंप्यूटर संचालन परीक्षा जो होगी उसमें इन सभी को 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। जो भी समय दिया जाएगा अन्य सामान्य विद्यार्थियों को एलवी बी और ओए को दिया जाएगा 20 मिनट एक्स्ट्रा। और ख़ासकर जिनका लो विजन है या ब्लाइंड है उनके लिए ये ऑप्शन दिया है कि वो स्क्राइब को रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो ओए वाले हैं वो स्क्राइब को नहीं रख सकते, ये बात याद रखिएगा, परंतु जो हमारे एलवी और बी वाले हैं वो श्रुत लेखक यानी कि स्क्राइबर्स जो होते हैं उनको रख सकते हैं सहायता के लिए, ठीक है। आगे क्या है, यहाँ पर लिखा है कि जो टंकण परीक्षा के लिए केवल ओए, एलवी और बी दिव्यांगन उप श्रेणियों के अभ्यर्थियों को परीक्षा में 10 मिनट की अवधि में 5 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा, ठीक है। टंकण में, कंप्यूटर संचालन में जो कंप्यूटर टेस्ट है वहाँ पर तो 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, और जो टंकण है आपका वहाँ पर आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, राइट। और यहाँ पर भी क्या है कि एलवी और बी वालों को, लो विजन और ब्लाइंड वालों को श्रुत लेखक दिया जाएगा। श्रुत लेखक मतलब स्क्राइबर जो होता है। अब देख लिए हम कुछ पदों की बात कर लेते हैं। कुल पद कितने हैं, तो सहायक समीक्षा अधिकारी जो है वहाँ पर कुल पद आपके 15 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो सहायक समीक्षा अधिकारी है कुल पद कितने हैं, 15 में से 3 जो पद हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। एक महिला होगी अन्य पिछड़ा वर्ग की, दो महिला होगी अनुसूचित जाति की, राइट। तो इस तरह से आपने देखा होगा जो हमारा एक हॉरिजॉन्टल आरक्षण इसमें दिया जाता है, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल आरक्षण कहते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे अनारक्षित 3 सीटें हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग 3 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है और अनुसूचित जाति के लिए 5 सीट हैं। 5 में से भी क्या है, 2 सीटें महिलाओं के लिए। तो ऐसे आपने कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कहना है कि 5 सीटें महिलाओं के लिए है, मतलब माफ़ कीजिएगा 5 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं और 2 सीटें अलग से जो महिलाएं अनुसूचित जाति है उसकी टोटल 7, ऐसा नहीं कहना है। 5 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति की उसमें से 2 सीटें किसकी हैं, ये महिलाओं की हैं, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा। तो ये है आपका सहायक समीक्षा अधिकारी, कुल पद हैं 15, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के जो कुल पद हैं वो है 1, केवल 1 पद है यहाँ पर, राइट, वो भी जनरल में, राइट। अब जो हमारे आरक्षित वर्ग के लोग होते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ऐसे लोग क्या अनारक्षित में आ सकते हैं। तो देखिए इसमें ऐसा है, अगर आपने फॉर्म SC या ST से भरा है, ऑब्वियसली आप भरेंगे, तो वहाँ पर आप इसका फ़ायदा नहीं ले सकते। तीसरा है अनुवादक का, जो ट्रांसलेटर होता है उसका पद, कितने पद हैं इसमें, 6 पद हैं, राइट। और आगे देखते हैं जो आपका टाइपिस्ट है उसके कुल पद हैं आपके 2। तो 2 पद में क्या है, एक अनारक्षित है पर इसमें महिला की सीट है, और यहाँ पर एक अनुसूचित जाति की सीट है जहाँ पर एक ही सीट है, तो उसमें महिला पुरुष कोई भी आ सकते हैं। अगर ऐसा कतई ना समझें, अगर यहाँ पर महिला को नहीं दे रखा है तो महिला नहीं भर सकती है। देखो महिला की सीट पे पुरुष नहीं भर सकता, परंतु पुरुष के सीट पे महिला भर सकती है, राइट, क्योंकि आरक्षण एक महिला के आधार पे ज़्यादा दिया जाता है जब लिंग की बात होती है, राइट। चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे जो सहायक समीक्षा अधिकारी है उसके बारे में कि उसका जो वेतन है वो कितना आपको मिलेगा। तो ये लगभग आपका 44,900 से 1,42,400 आ रहा है। तो ग्रेड पे आपका 4,600 का है, तो लगभग आप लेके चलिए 70,000 रुपये के आसपास आपके इन हैंड आ जाएंगे, किसमें, सहायक समीक्षा अधिकारी पे, ठीक है। नॉन गेस्टेड पद है, ये गेस्टेड पद नहीं है, नॉन गेस्टेड पद है, यानी कि गेस्टेड ऑफिसर के अंदर आप काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने आयोग क्रैक करके अगर आप इस पद में आए हैं, लोक सेवा आयोग आपका पेपर कराएगा, पर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप गेस्टेड हो जाएंगे, राइट। और डिपार्टमेंट क्या है आपका, माननीय उच्च न्यायालय, राइट। तो यहाँ पर एक सिंपल सा आपसे बैचलर डिग्री मांगी गई है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे विद्यार्थी समझेंगे कि हमसे लॉ डिग्री मांगी गई है, नहीं, यहाँ पर एक सिंपल बैचलर डिग्री मांगी गई है, वो आपने ध्यान रखना है। और मिनिमम आपकी जो की डिप्रेशन होगा वो 9,000 होगा पर आवर इन इंग्लिश, यानी कि जब आप टाइपिंग करेंगे कंप्यूटर में तो आपका जो 9,000 की डिप्रेशन होना चाहिए। 9,000 आपने वो जो कीज़ होती हैं उसको आपने दबाना आना चाहिए, मतलब इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ बेसिक नॉलेज मांगी है कंप्यूटर की, जैसे विंडो इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सब मांगा गया है। और यहाँ पर क्या है, ये जो आपका टेस्ट है जो कंप्यूटर का आपको दिख रहा है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा विद मिनिमम 40%, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये दोनों ही आपके 50-50 मार्क्स के हैं। एक कौन सा, एक तो आपका की डिप्रेशन वाला और आपका दूसरा है कंप्यूटर वाला, ठीक है। आयु सीमा क्या है, 21 से 42 वर्ष। और जो उत्तराखंड के आरक्षित वर्ग के लोग हैं SC ST, तो उनको कहीं ना कहीं 5 वर्ष का एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा, यानी कि टोटल हो गया 47 वर्ष। दूसरा है आपका पदनाम असिस्टेंट लाइब्रेरियन। तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देने वाली बात है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन में आपको लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या तो लॉ की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पद है वहाँ पर आप प्लेन ग्रेजुएशन में आप एलिजिबल नहीं है, प्लेन ग्रेजुएशन में हैं अगर आप, तो आप एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पर जो वेतन आपको दिख रहा है
तो ये वेतन आपको 4800 के ग्रेड पे में दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रेड पे क्या था आपका, अगर मैं सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करूँ, यहाँ पर 4600 का ग्रेड पे है और यहाँ पर 4800 का ग्रेड पे है। तो यहाँ पर भी लेके चलिए 75,000 के आसपास आपको मिल जाएंगे, राइट। और यहाँ पर भी आयु सीमा क्या है, 21 से 42 वर्ष। अब आ गया अनुवादक, ट्रांसलेटर के लिए क्या है आपका, यहाँ पर आपके लिए सिंपल मांगा है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि एक सिंपल बैचलर डिग्री आपकी चलेगी, परंतु इसमें ध्यान देना है हिंदी और इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री पे, हिंदी या इंग्लिश। और कहीं ना कहीं आपका जो इंटरमीडिएट है उसमें भी हिंदी इंग्लिश होना चाहिए, राइट। तो ये है आपका अनुवादक के लिए, हिंदी इंग्लिश होना ज़रूरी है आपकी डिग्री में और आपके 12th में, राइट। और इसमें भी आप वेतन देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो ग्रेड पे लगेगा वो 2800 का लगेगा, तो लेके चलिए आप, इसमें आपका वेतन 40-42 के आसपास आपको मिल जाएगा, ठीक है। और चौथा है आपका, वो है आपका टाइपिस्ट का पद। तो टाइपिस्ट का पद में आप देखिए यहाँ पर जो आपका ग्रेड पे है वो 2800 का है, तो लेके चलिए आपको 40,000 के आसपास मिल जाएगा इन हैंड। और यहाँ पर है आपके बैचलर डिग्री है, सिंपल बैचलर डिग्री आपसे मांगी गई है, और कहीं ना कहीं इंग्लिश टाइपिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, विद मिनिमम स्पीड क्या है 30 वर्ड्स पर मिनट की आपकी एक स्पीड होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मस्ट पोसेस थॉरोली नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश की आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, राइट। ट्रांसलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको जो कंप्यूटर चलाना है वो आना चाहिए, राइट। और इसमें भी आयु क्या है 21 से 42 वर्ष। तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर क्या आपसे शैक्षिक अर्हता मांगी है, उस पर आपने ज़रूर ध्यान देना है। और जो आपकी आयु कैलकुलेट होगी, जैसे मैंने कहा मैक्सिमम 42 है, तो वो कैलकुलेट होगी 1 जुलाई 2025 के हिसाब से। 1 जुलाई 2025 के हिसाब से आपकी आयु जो भी होगी उस हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। और अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट मैंने बताई दिया था आपको, जो रिजर्व कैटेगरी है उसको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, राइट। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पर, ये देखिए क्या लिखा है, यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उप श्रेणी के आरक्षण का दावा करता है, ठीक है। कभी कभी होता है कि आप SC वर्ग के भी हैं, आप ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में भागीदारी करी थी, तो आपको इस तरह से आरक्षण का फ़ायदा हो जाता है। पर यहाँ पर क्या लिखा है देखो, इस तरह की अगर स्थिति है तो इसमें क्या है, तो वह केवल एक उप श्रेणी जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी का नाम पाने में पात्र होगा। यानी कि अगर आपको एक आरक्षण मिल रहा है, उसके अंडर भी आपको आरक्षण मिल रहा है, बहुत सारे आरक्षण मिल रहे हैं, तो आपको हर आरक्षण के साथ वेटेज नहीं दिया जाएगा, जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा उसी आरक्षण को आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, राइट। यानी कि सिंपल सा आपको हर आरक्षण का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीयता, ऑब्वियसली अगर आप अन्य देश के हैं, आपके पास नागरिकता नहीं है, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल नहीं है। और चरित्र की बात है, आपके पास अच्छा चरित्र होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला आपके खिलाफ नहीं दर्ज होना चाहिए। वैवाहिक स्थिति में क्या है, आपको ध्यान देना है कि आपका एक से ज़्यादा जीवन साथी जीवित नहीं होना चाहिए। अगर आप हस्बैंड हैं तो आपकी 2 जीवित वाइफ नहीं होनी चाहिए, और अगर आप वाइफ हैं तो अगर आपने ऐसे व्यक्ति से शादी करी है जिसके ऑलरेडी वाइफ है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, राइट। महिलाएं भी। शारीरिक स्वस्थता क्या है कि इसमें एक कंडीशन डाली है फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन, कि अगर लाइब्रेरियन का पद अगर डायरेक्ट भरा जाएगा, मतलब इफ इन केस इसमें पेपर नहीं कराया जाएगा, तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं उसका एक मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा, राइट। अब आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, फीस देखिए, अनारक्षित वर्ग है जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 166.36 रुपीज़ है। उत्तराखंड का अन्य पिछड़ा वर्ग SC और ST के लिए है 76.36 फीस। उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमज़ोर जो है उनका है 166.36। शारीरिक दिव्यांग जो है उनका है 16 रुपये 36। और उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजगृह गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे जो हैं वो उनका कोई शुल्क नहीं है। जो अनाथ बच्चे होते हैं ना, जैसे जो रहते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, जो ऐसे NGOs में रहते हैं या ऐसे हॉस्टल्स में रहते हैं जहाँ पर उनको देखा जाता है और उनका कोई नहीं है, तो उनके लिए कोई शुल्क नहीं है, राइट। अब सबसे मेन पॉइंट है कि सर इसमें तैयारी सिलेबस डिस्कशन क्या है, इसका सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करनी है, ईजी है या टफ़ है। देखिए जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए टफ़ है, जो पढ़ेगा उसके लिए ईजी है। तो इसमें क्या है, आपका सबसे पहले प्री होगा। प्री आपने हर पेपर में आएगा, आपने जो 1 2 3 4 पोस्टें देखी हैं, 4 के 4 पदों में प्री आपका होगा, कॉमन है। तो प्रारंभिक में आप देखिए आपका क्या सिलेबस है, जनरल साइंस आएगी आपकी। अब जनरल साइंस क्या होती है, देखिए जनरल साइंस वो होती है जहाँ पर वो साइंस एप्लीकेबल वाली ज़्यादा पूछते हैं। जैसे आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे फ्रिज का दरवाज़ा अगर बीचों बीच रूम में खोल दिया जाए तो रूम का टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा, इस तरह के प्रश्न आपको जनरल साइंस में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत हाई फाई साइंस पूछेंगे, जनरल साइंस पूछते हैं। करंट अफेयर्स आएगा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंटरनेशनल पे आपने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए लीगल न्यूज़ पे, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है वो आपका हाई कोर्ट है,
राइट। तो जैसे आईसीजे कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर क्या है, क्या चल रहा है, इस तरह से वगैरह वगैरह, कौन सी डॉक्ट्रीन है, कहाँ पर क्या चल रही है, इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। नेशनल पे भी आपने ज़्यादा फोकस क्या करना है, लीगल पे ज़्यादा करना है, राइट। जैसे कोई बिल होते हैं, कोई फैसले होते हैं, कोई जजमेंट आते हैं, राइट, जो ऐतिहासिक होते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से पूछी जाएगी सारी की सारी, कहीं ना कहीं से इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी वेटेज होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी। वर्ल्ड हिस्ट्री में ज़्यादातर आपसे जो बड़े स्तर में, जैसे नाजिज्म क्या है, फासिज्म क्या है, रशियन रिवोल्यूशन क्या है, फ्रेंच रिवोल्यूशन क्या है, इस तरह से, राइट। वर्ल्ड वॉर्स क्या थे, इस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। तो इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री आप देखिएगा, राइट। इंडियन ज्योग्राफी नीचे है इसका, इंडियन हिस्ट्री तो ये है। इंडियन हिस्ट्री में आपका ज़्यादातर जो वेटेज है वो जैसे लोग कहते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी पढ़नी चाहिए, पर मैं कहता हूँ कि आपका इंडियन हिस्ट्री में आपको एंशिएंट, प्राचीन इतिहास, मिडिवल, मध्यकालीन और मॉडर्न, आधुनिक इतिहास में पकड़ बनानी चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी मैंने पहले बताया, और वर्ल्ड ज्योग्राफी इसमें आएगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज़्यादा मैपिंग, स्टेट, संधि जो होती है, जैसे हॉर्मुज की संधि कहाँ पर है, पाक की संधि कहाँ पर है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। लीगल ग्लोसरी का मतलब होता है जैसे प्राइमा फेसी का क्या मतलब है, एब इनिशियो का क्या मतलब है, ये जो लीगल ग्लोसरी हम इस्तेमाल करते हैं इसका क्या मतलब होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। लीगल हिस्ट्री पूछी जाएगी आपसे, जैसे कि टेक एन एग्जांपल, जैसे दीवानी अधिकार जो आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कब से शुरू है, राइट। जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि जैसे कुछ कोर्ट्स हैं हमारे, मुनसिफ कोर्ट्स होती हैं जो पहले से चली हुई आ रही हैं, आज भी है, तो लीगल हिस्ट्री हमारी देखी जाएगी। जैसे 1860 में जो आईपीसी लॉर्ड मैकॉले द्वारा लिखा गया था, जो आज कहीं ना कहीं बीएनएस के रूप में हमें दिखता है, तो ये सब आपसे पूछा जाएगा। और नॉलेज ऑफ उत्तराखंड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी बेस, ये सब आपसे पूछा जाएगा। उत्तराखंड का इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो आपसे अच्छी तरह पूछा जाएगा, क्योंकि जो डोमेन है, वो जो विभाग है, वो है आपका हाई कोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की आपको अच्छी पकड़ रखनी चाहिए, राइट। और कंप्यूटर साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन पूछा जाएगा, ये बहुत टफ नहीं होगा, ठीक है, ये उतना ज़्यादा नहीं है। बाकी ऊपर के जो आपको आर्ट दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपने बड़ा ध्यान देना है, राइट। फिर जब आप प्री क्वालिफाई कर देते हैं, फिर है आपका मेंस। अब मेंस में आपने ये ध्यान रखना है कि एआरओ के लिए अलग पेपर है, टाइपिस्ट के लिए अलग है। तो जैसे एआरओ की अगर मैं बात बोलूँ, तो आपका जो पेपर होगा, पेपर 1 इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, राइट, 200 मार्क्स का होगा। इसमें आपका वर्ड, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, अपोजिट, ऐसे, प्रेसी राइटिंग, ग्रामर, ये सब पूछे जाएगी आपसे, ठीक है। फिर हिंदी लैंग्वेज होगा, पेपर 2 आपका हिंदी लैंग्वेज होगा, ये भी 200 मार्क्स का होगा, तो इसमें भी सेम ही दिख रहा है आपको। और पेपर 3 आपका होगा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। और ये जो पेपर 3 है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, राइट। पेपर 3 क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि मेरिट में काम नहीं करेगा। मेरिट में काम करेगा आपका पेपर 1 इंग्लिश लैंग्वेज और पेपर 2 हिंदी लैंग्वेज। और हम बात करेंगे अब पेपर 3 की, ये मैंने बता दिया, राइट। अब हम बात करेंगे पेपर 4 का। पेपर 4 है आपका इंग्लिश टाइपिंग, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। तो पेपर 3 हो गया और पेपर 4 हो गया, दोनों आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं, ठीक है। अब है टाइपिस्ट का। तो टाइपिस्ट का आप देखेंगे पेपर 1 इंग्लिश लैंग्वेज जैसा, बिल्कुल एआरओ की तरह, और हिंदी लैंग्वेज ये भी एआरओ की तरह है। पर पेपर 3 आपका कंप्यूटराइज्ड, कंप्यूटर पे, ठीक है, जहाँ पर आपका थोड़ा अलग दिख रहा है। स्पीड ऑफ 9000 की डिप्रेशन, ये आपका अलग दिखेगा। ट्रांसलेटर के लिए देखिए पेपर 1, यहाँ पर आपको इस तरह का एक पैटर्न दिया गया है कि कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, आपको समरी दिया जाएगा, एलैबोरेशन, क्योंकि देखिए पेपर ही है किसका, ये ट्रांसलेटर का है, तो ट्रांसलेटर से उम्मीद की जाती है वो ट्रांसलेट कर पाए चीज़ों को, उसको वर्ड्स में अच्छी पकड़ हो, तो कॉम्प्रिहेंशन टाइप ज़्यादा आपका ट्रांसलेटर में आएगा, ठीक है। पार्ट 2 में हिंदी का आएगा, ठीक है। पेपर 2 है आपका ट्रांसलेशन एंड ड्राफ्टिंग, ये आपका एआरओ और टाइपिस्ट में नहीं है, ये आपका किस में है, ये है आपका पदनाम जो है आपका ट्रांसलेटर में आएगा आपका कौन सा, ट्रांसलेशन एंड ड्राफ्टिंग, ये आपने देखना है, ये अलग है आपका। और पेपर 3 है कंप्यूटर ऑपरेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, राइट। फिर आ गया आपका असिस्टेंट लाइब्रेरियन, इसका पेपर 1 थ्योरी, तो लाइब्रेरी से सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्ट से रिला हुआ है, रिलेटेड है सब्जेक्ट से, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पद है। और यहाँ पर है पेपर 2 है आपका थ्योरी ऑप्शनल एकेडमिक नेशनल लाइब्रेरी, मतलब ये देखिए जो लाइब्रेरियन का पद है उसमें ज़्यादा सब्जेक्टिव उसी के सब्जेक्ट का पूछा जा रहा है। और पेपर 3 है कंप्यूटर ऑपरेशन, ये सिर्फ क्वालिफाइंग का है, ठीक है। तो आपने इन बातों का ध्यान देखना। तो आपने क्या सीखा यहाँ पर, आपने ये देखा कि आप इसको आसान में समझिएगा, क्योंकि देखिए आयोग का पद है, 70-80 हज़ार की सैलरी मिलेगी आपकी एआरओ में, और नीचे जो सैलरी हो 50-50 हज़ार, 40-40 हज़ार की सैलरी है। ऊपर से हाई कोर्ट आप जानते ही हैं, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी।
तो यहाँ पर आपको तैयारी जो है अच्छे लेवल की करनी है, ऐसा नहीं समझना है, इसको लाइटली नहीं समझना है। तो अभी भी आपके पास 2 दिन बचे हैं, 18, 19, 20, तो आप तैयारी करिए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत जल्द आपके लिए जो क्वेश्चन सीरीज़ लाऊँ, जिससे कि आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाए, चाहे उत्तराखंड है चाहे कुछ भी है। मतलब प्री का पहले मैं इसका एक तैयारी करवाने जाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। तो बीइंग एन उत्तराखंडी, मैं चाहता हूँ मेरे उत्तराखंड के जो भाई बहन हैं वो मेरी इस थोड़ी बहुत जो जानकारी मेरे पास है, जो अनुभव है मेरे पास, वो अनुभव मैं आपके साथ साझा करूँ और मेरे साथ आप तैयारी करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें, राइट। तो यहीं से मैं एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।